नमस्कार दोस्तों, हम क्राउन समान ज्ञान देख रहे थे और अभी हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये 2.3 है, राजपूत काल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। तो सबसे पहला तथ्यात्मक बिंदु है, हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस क्रम में सबसे पहले पढ़ना है गढ़वाल वंश के बारे में, जिसको राठौर वंश भी कहा जाता है। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे यशो विग्रह। इसका पुत्र महिचंद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। तो मिलान करने में आ सकता है कि गढ़वाल शासक के या राठौर वंश के संस्थापक कौन थे, तो यशो विग्रह थे। सबसे पहले नाम इसमें चंद्रदेव का है। यह महिचंद्र का पुत्र था, जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया। इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुक्षदंड नाम का एक कर लगाया, जो उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए लिया जाता था। तो आपने जजिया कर का नाम सुना होगा, लेकिन जजिया कर में और तरुक्षदंड में अंतर ये है कि जजिया कर लगाया जाता था हिंदू जनता पर, मुस्लिम शासकों द्वारा, जबकि तरुक्षदंड जो है ये एक तरीके से मुस्लिमों पर लगाया गया कर है और चंद्रदेव यानी हिंदू शासकों द्वारा, ऐसे समझ लीजिए। और ये क्यों लगाया जाता था तरुक्षदंड कर? क्योंकि युद्ध जो किया जाता था उनसे, उस पे आने वाले खर्च के लिए लगाया जाता था। तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। गोविंद चंद्र तीसरा नाम है। इसके शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति पुनः प्राप्त की। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया पर कृत कल्पतरु या कल्पद्रुम की रचना की थी। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कल्पद्रुम या कल्पतरु की रचना किसने की? तो लक्ष्मीधर ने की थी। ये कौन थे? ये गोविंद चंद्र के एक मंत्री थे। और एक बात और ध्यान रखना, ये कल्पतरु और कल्पद्रुम जो है कानून और प्रक्रिया पर आधारित ये कल्पतरु पुस्तक है, मतलब कृति है। तो अब जयचंद के बारे में है। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। पृथ्वीराज तृतीय इसकी समकालीन थे और चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन रहे हैं, तो चंद्रवरदायी रहे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला। तो ये सारे पॉइंट थे। देखिए, एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, वैसे आप जानते ही होंगे, जो संस्थापक है और राजधानी है और जो कृति अगर कुछ है इस तरह से, तो ये तीन बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी वंश के बारे में पढ़ें तो इस पर जरूर फोकस करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था ना, एक पृथ्वीराज रासो कृति है चंद्रवरदायी का, फिर एक कल्पतरु या कल्पद्रुम जो नाम था, कानून या और प्रक्रिया विषय पर जो लिखा गया था लक्ष्मीधर द्वारा, और फिर राजधानी हमने देखा कि बनारस था चंद्रदेव के समय में। तो ये सब सारी बातें, संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के सुविग्रह थे। तो इस तरह से ये सब पॉइंट पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगर आपने घटना चक्र लगाया होगा तो आपको ये बात बहुत ही सहजता से महसूस हो रही होगी। अब देखिए, दूसरा है चहमान या चौहान वंश। दोनों नाम एक ही है। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। तो देखिए, फिर से राजधानी आया। तो चहमान या चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। स्थापना किसने की थी चहमान वंश की? तो वासुदेव ने की थी। दूसरा बिंदु है, अजय राज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। अजय राज के बाद अर्णोराज शासक बना। इसने पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया। अब है विग्रहराज फोर्थ के बारे में, जिसका शासनकाल 1153 से 63 के ईस्वी के बीच में रहा है। तो यह अर्णोराज का पुत्र था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव भी कहा जाता है। और बिसलदेव रासो नाम की आपको एक कृति भी मिलेगी। इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की है। तो देखिए, ये रचना है ना हरिकेली, पहले नंबर तो ये संस्कृत नाटक है, नाटक रचना है हरिकेली। और किसने लिखा ये? विग्रह राज चतुर्थ। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने, तो विग्रह राज चतुर्थ में दरबारी कवि थे जिनका नाम था सोमदेव। सोमदेव ने, क्या है पॉइंट, ललित विग्रहराज की रचना की है। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया, जिसे आज 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसकी दीवारों पर ललित विग्रहराज की पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका शासनकाल 1178 से 92 ईस्वी तक रहा है, इसने चंदेल राजा परमादीर देव को पराजित किया। मैं फिर से पढ़ता हूँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। इसने चंदेल राजा परमारदीर देव को पराजित किया। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। किसको राय पिथौरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को।
चंद्रवरदाई जैनक इसके दरबारी कवि थे। जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। तो ये रचना पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड है ये। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की है? जैनक ने की है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध किए हैं। सबसे पहला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, और दूसरा हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 मतलब ठीक 1 साल बाद हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर उसे मार डाला था। इस युद्ध के पश्चात चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई और तुर्क राज की स्थापना हो जाती है। अब तीसरा है सोलंकी वंश के बारे में। तो गुजरात के चालुक्य, जिनको सोलंकी वंश भी कहते थे, गुजरात के चालुक्यों को ही सोलंकी वंश के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। तो मूलराज प्रथम, विशेष रूप से ये नाम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूछ लेता है कि सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, मिलान करने में दे देगा। और इसकी राजधानी अनिलवाड़ थी, या अनिल पाटन भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो मूलराज प्रथम सोलंकी वंश के संस्थापक थे। अनिलवाड़ या अनिल पाटन ये राजधानी थी इसकी। इनके अंतर्गत सबसे पहले भीम प्रथम के बारे में पढ़ना है। तो इसके काल में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अथाह संपत्ति लूटी। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण भी भीम फर्स्ट के सामंत विमल ने करवाया था। भीम फर्स्ट ने नहीं करवाया आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण। भीम फर्स्ट का एक सामंत था जिसका नाम था विमल, इसने करवाया है आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट जो क्वेश्चन होता है इसे तैयार हो सकता है। जय सिंह सिद्ध राजा, इसने धारा के परमार शासक यशोवर्मन को युद्ध में बंदी बना लिया। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह के दरबार में निवास करते थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया। आगे है मूलराज द्वितीय के बारे में। तो मूलराज द्वितीय, इसके काल में मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण हुआ था जिसमें उसे पराजय मिली। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी और भीम द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो ध्यान रखना है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था। एक पॉइंट और है, मोडेरा का सूर्य मंदिर जो बड़ौदा के निकट है, आप मैप में देखेंगे तो बड़ौदा आपको मिलेगा, निर्माण सोलंकी शासन काल में हुआ था। तो कई बार पूछ लेता है, मोडेरा का मंदिर सूर्य भगवान को अर्पित है, एक पॉइंट तो यही हो गया, और ये सोलंकी शासन काल में बना था। अब चौथा आता है परमार वंश के बारे में। तो मालवा के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र या कृष्णराज ने की थी। तो उपेंद्र नाम आ जाए या कृष्णराज नाम आ जाए, ये दोनों नाम सेम ही है और परमार वंश के संस्थापक थे ये, ठीक है। धारा परमार वंश की राजधानी थी। तो राजधानी महत्वपूर्ण हो गया परमार वंश के बारे में, धारा जो की है, और संस्थापक महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि कृष्णराज या वो उपेंद्र जो नाम बोल लीजिए महत्वपूर्ण है। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा को कर दिया था। राजा भोज की उपाधि कविराज थी। उसने भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश, शब्दानुशासन आदि पुस्तकों की रचना की है। तो ये रचना महत्वपूर्ण हो जाता है। राजा होते हुए भी अगर कवि की प्रवृत्ति वाला है और उसने कुछ रचना की है तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से अपने हर्ष के बारे में तो पढ़ा ही था, जिसको मैंने बताया था कि PNR ऐसे ट्रिक से याद रखिए। P से प्रियदर्शनी, N से नागा क्या था, नागमती, पता नहीं क्या था, नागानंद ऐसे कुछ था, और R से आप बताइए कमेंट बॉक्स में R से क्या था। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की। किसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की है? तो राजा भोज ने। अब आगे आते हैं चंदेल वंश के बारे में। नन्नुक ने खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की है। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक है, ऐसे पॉइंट याद रखना है। और फिर आगे है वाक्यपति का पुत्र जय शक्ति एक प्रसिद्ध शासक था और चंदेल राज्य उसी के नाम से जिजाक भोक्ति के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन ऐसे भी आपको प्रीवियस ईयर आप जब सॉल्व करेंगे PCS के तो मिलेंगे कि जिजाक भोक्ति के नाम से कौन सा वंश जाना जाता था? चंदेल वंश जाना जाता था। चंदेल अपनी कला के लिए विश्वविख्यात हैं। चंदेल कला के केंद्र हैं कालिंजर जो उत्तर प्रदेश में है, तथा खजुराहो जो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है। आगे है इसी के अंतर्गत, चंदेलों ने खजुराहो में करीब 30 मंदिरों का निर्माण करवाया। ये मंदिर जैन व ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है कौन? खजुराहो के मंदिर। यहाँ पर कहीं पर भी बौद्ध का नाम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। राजा धंग द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है। धंग ने जिननाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया है। कंदरिया महादेव मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये पॉइंट थे। अब छठा है कलचुरी या चेदी वंश। तो चेदी के कलचुरी या ढाल मंडल का राजा
जिसको मतलब कि जो चेदी के कलचुरी थे, ये ढाल मंडल के राजा कहलाते थे, ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनवाई थी। तो ये ध्यान रखना है, त्रिपुरी। कोक्कल प्रथम इस वंश का पहला राजा था। एक अन्य शासक युवराज के दरबार में राजशेखर ने कुछ समय तक निवास किया। कर्णदेव इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसने बनारस में कर्णमेख नामक शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कलचुरी चेदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विजय सिंह था। ये देखिए, ये नाम है विजय सिंह। ठीक है, अभी कितना मिनट हुआ? अभी ज़्यादा तो नहीं हुआ, 10 मिनट का हुआ। अभी एक चैप्टर और हो सकता है। तो इस ये 2.4 है और चैप्टर का नाम है भारत पर अरबों का आक्रमण। देखते हैं कौन से बिंदु हैं। अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। यह हमला सर्वप्रथम देवल देवल बोलते थे उस समय कराची को, कराची पर हुआ, जिसमें देवल का पतन हुआ। देवल मतलब कराची का पतन हुआ। अभी तो कराची पाकिस्तान में है। उसके बाद कासिम ने चाच के बेटे दाहिर पर हमला कर मुल्तान तक के इलाकों पर विजय प्राप्त की। दाहिर रावौर के युद्ध में मारा गया था। सिंध पर कासिम के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम का प्रचार, भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। तो ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध पर आक्रमण किया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तो था ही, साथ ही साथ भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की भी लालसा थी। तो ये 2.3 भी हो गया। अब 2.5 भी देख ही लेते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर था ये। 2.5 है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। इससे संबंधित क्या पॉइंट है? भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को है, लेकिन भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय ससबनी वंश के मोहम्मद गौरी को है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण था। सबसे पहले इसके अंतर्गत पढ़ना है मोहम्मद गजनवी के बारे में, जिनका जो काल रहा है 998 से 1030 तक रहा है। यमीनी वंश, जिसे गजनवी वंश के नाम से पुकारा जाता था, ईरान के शासकों की एक शाखा थी। अल्तपगीन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। बाद में उसके दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी संभाली। सुबुक्तगीन के समय से गजनी और हिंदू शाही राज्य का लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, जो सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा और जिसका अंतिम परिणाम हिंदू शाही राज्य का नष्ट होना हुआ। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी महमूद 27 वर्ष की अवस्था में गजनी के तख्त पर बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन करता रहा। उसने 1100 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के आक्रमण के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण था वह भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। दूसरा कारण था उसका प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति लूटना, और तीसरा था उसका राजनीतिक उद्देश्य के तौर पर पड़ोस के हिंदू राज्य को नष्ट करना। चौथा है यश की लालसा भी महमूद के आक्रमणों का कारण था। आगे है महमूद का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में था। उसका दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। तो कितना शानदार है याद रखने के लिए, मतलब आक्रमण भी सोच समझ के कौन से ईस्वी में करना है ताकि लोगों को याद रहे अच्छे से। तो देखिए 1000 ईस्वी में महमूद प्रथम ने आक्रमण किया और एक साल बाद 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। आगे है पेशावर के युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्मदाह कर लिया। जयपाल का शासन काबुल व पंजाब क्षेत्र में था और बैहंद उसकी राजधानी थे। तो ये बैहंद जरूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो पूछा जा मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है राजधानी के नाम की है, तो ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है 1009 ईस्वी में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को पराजित किया। 1014 ईस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा। महमूद 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण के लिए आया। आगे चलकर उसने मथुरा व वृंदावन पर आक्रमण किया और अपार संपत्ति लूटी। नेक्स्ट पॉइंट है 1025 ईस्वी में महमूद ने सोमनाथ, जो कि गुजरात में है, पर आक्रमण कर भव्य शिव मंदिर को लूटा और मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया।
इस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था, वही जो अभी हमने राजपूत वाले में पढ़ा था। महमूद का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। उसकी मृत्यु 1023 ईस्वी में हो गई। महमूद के संरक्षण में अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी आदि विद्वान थे। तो ये विद्वान महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ इनकी रचनाएं जो मिलेगी ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे है अल बरूनी की रचना। देखिए रचना आ गया है, तो अल बरूनी की रचना क्या है? किताबुल हिंद। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। किताबुल हिंद का ही नाम तारीख हिंद है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। कह रहे किताबुल हिंद के बारे में पढ़ा था अल बरूनी और ये तारीख हिंद आ गया, तो तारीख हिंद हो या किताबुल हिंद हो, दोनों एक ही नाम है। अल बरूनी ने इसकी रचना की है, ये अरबी भाषा में है। अल बरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया है। एक है सांख्य जो कि कपिल मुनि की पुस्तक थी, एवं दूसरा है महाभाष्य जो कि पतंजलि की पुस्तक थी। तो अल बरूनी मतलब अनुवादकार भी एक तरीके से हैं, ध्यान रखना है। शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो गोरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। यह तुर्कों का सस्पनी वंश था जो पूर्वी ईरान से आकर गोर प्रदेश में बस गया था। मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किए और यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यह आक्रमण गोमल दर्रे से होकर था। अच्छा, गोमल दर्रे से होकर था। इसके बाद उसने उच्च को भी जीत लिया। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन मूल राजदूतिये ने थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आबू पहाड़ के पास गोरी को हरा दिया। यह भारत में गोरी की पहली पराजय थी, तो ये बात ध्यान रखना है। आगे है 1179 में गोरी ने पेशावर को जीता और 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता और 1186 ईस्वी में उसने संपूर्ण पंजाब को जीतकर गजनवी का राजवंश समाप्त कर दिया। तो ये देखिए लगातार क्रम में है, तो थोड़ा महत्वपूर्ण है, मैच करने में आ जाएगा, क्रम अनुसार बनाने का जो क्वेश्चन होता है। अब तराइन का प्रथम युद्ध देख लेते हैं। यह युद्ध 1191 में भटिंडा के निकट तराइन में हुआ, जिसने पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में ठीक 1 साल बाद हुआ है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा और पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया गया और बाद में मृत्यु दंड दे दिया गया। तो ये तो अभी हमने पढ़ा था राजपूत वाले में भी। चंदावर का युद्ध। यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर उसे मार डाला। अब आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको याद आ रहा होगा, ये ईयर दे देता है और युद्ध दे देगा मिलाने के लिए, तो ध्यान रखना है। चंदावर का युद्ध जो हुआ 1194 में। 1193 ईस्वी में गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और दिल्ली को जीता। 1193 ईस्वी से दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन गई। तो ये सारी बातें थी। थोड़ा सा और है, ऐबक ने 1194 ईस्वी में अजमेर को जीता और वहाँ पर हिंदू एवं जैन मंदिरों को नष्ट करके उसके अवशेषों से दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। बाद में 1196 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। अब समाप्ति होने वाला है। 1205 ईस्वी में गोरी का अंतिम मुकाबला खोखरों से हुआ। मोहम्मद गोरी की जब वापस, मैं फिर से पढ़ता हूँ, मोहम्मद गोरी जब वापस गजनी जा रहा था तो दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। तो यही 3 चैप्टर रहने देते हैं। ये वीडियो लेट आने का कारण ये है कि मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया। आपको आवाज़ से समझ में आ ही गया होगा कि आवाज़ थोड़ा सर्दी वाला आवाज़ लग रहा है। तो वीडियो आ जाएगा लगातार। बस आपसे निवेदन है कि मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर वगैरह करते रहिए। थैंक यू।